1941 की बात है। यह कहानी एक ऐसे स्नाइपर की है जिसे लोग रेड घोस्ट के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है, लेकिन उसका नाम ही दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी था। फिल्म की शुरुआत 1941 से होती है। अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया था। हर तरफ बर्फ की सफेद चादरों के नीचे खून की नदियां बह रही थीं। इसी बीच एक जर्मन सैन्य ट्रक बर्फीले इलाके में आकर रुकता है। कुछ सैनिक ट्रक से नीचे उतरते हैं। उन्होंने एक आदमी के सिर पर बोरा डाल रखा था। जब सैनिक उसे बाहर लाए तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह बिल्कुल हिटलर जैसा दिखता था। अपने नेता का रूप धारण किए हुए एक रूसी नागरिक को देखकर नाजी सैनिक गुस्से से भर उठे। डरते हुए उस आदमी ने कहा, हम कलाकार हैं, हम थिएटर में अभिनय करते हैं और मैं उसमें हिटलर का किरदार निभाता हूं। कुछ देर तक सैनिक उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर उनमें से एक बोला, अगर तू अभिनेता है तो यहां अभिनय करके दिखा। उन्होंने सबके सामने उससे गंदी हरकतें करवानी शुरू कर दी। उस अभिनेता की पत्नी समझ चुकी थी कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसका पति मौत से बचने की आखिरी कोशिश करना चाहता था। वह घुटनों के बल बैठ गया और हिटलर की नकल करने लगा। उसकी आवाज, उसका गुस्सा, उसकी चीख, सब कुछ बिल्कुल हिटलर जैसा था। लेकिन जर्मन सैनिक उसकी एक्टिंग से प्रभावित नहीं हुए। उनका कमांडर आगे बढ़ा और उसे गोली मारने का आदेश दे दिया। तभी अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक एक करके जर्मन सैनिक जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही सेकंडों में पूरा इलाका जर्मन सैनिकों के खून से भर गया। पूरा थिएटर खून से लाल हो चुका था। तभी अंधेरे साए से एक आदमी बाहर आया। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक खतरनाक शार्प शूटर था जो अब तक हजारों जर्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका था। जर्मन उसे ढूंढ कर मारना चाहते थे। उसके सिर पर भारी इनाम भी रखा गया था, लेकिन वह भूत की तरह आता, जर्मन सैनिकों को मौत की नींद सुलाकर गायब हो जाता था। रेड घोस्ट बिना कुछ बोले मरे हुए सैनिकों के बैज निकालने लगा। फिर उसने थोड़ा खाना निकाला और उस औरत को दे दिया। अभिनेता ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वह बर्फीले जंगल में कहीं गायब हो गया। इसके बाद हमें रूसी सैनिकों का एक दल दिखाई देता है जो अपनी बटालियन से बिछड़ चुका था। भारी बर्फबारी के बीच वे आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे थे। इस दल में कुछ सैनिक थे। उनका नेता डेड, एक नर्स जिसका नाम वेरा था, और कोलिया नाम का एक सैनिक जो बुरी तरह घायल था। वे उसे स्ट्रेचर पर लेकर चल रहे थे। तभी डेड और कोस्तिया ने एक लड़के को चलते हुए देखा जो ठंड से लगभग मरने की हालत में था। डेड ने ऊंची आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने किसी तरह सिर हिलाते हुए कहा, मैं एक रूसी सैनिक हूँ। कोस्तिया ने उसकी जैकेट की तलाशी ली, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं मिला। उसका चेहरा देखकर सबको शक हुआ कि कहीं वह जर्मन जासूस तो नहीं, लेकिन फिर भी डेड ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। सफर लंबा और बेहद मुश्किल था। बर्फ की मोटी परत उनके कदमों को भारी बना रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई जमी हुई लाशें दिखाई दी। ऐसे सैनिक जो शायद अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ठंड से मर चुके थे। रास्ता पूरी तरह बर्फ से जमा हुआ था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक टूटी हुई खदान मिली। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। सभी सैनिक डरे हुए थे, लेकिन हर कोई अपने अंदर के डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वह नया लड़का सबसे दूर चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। उसी समय दर्द से कराह रहा कोलिया माहौल हल्का करने के लिए मजाक करने लगा। उसकी बातों पर कुछ देर के लिए सब हंस पड़े, लेकिन अचानक कोलिया की आवाज बंद हो गई। जब वेरा उसे उठाने गई तो पता चला कि उसका शरीर ठंड से अकड़ चुका था। ये देखकर सब सन्न रह गए। वेरा की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को संभाल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह सैनिक उस जगह पहुंचे जहां रेड घोस्ट ने जर्मन सैनिकों को मारा था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। बर्फ पर पड़ा खून अभी भी ताजा था। जर्मन सैनिक लाशों को हटाते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। इस रेड घोस्ट ने सिर्फ 2 महीनों में हमारे 61 सैनिक मार दिए हैं। यह सुनकर कमांडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कैप्टन ब्राउन को आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उस आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों का दल बर्फीले मैदानों से आगे बढ़ता जा रहा था। वह लोग एक छोटे से घर तक पहुंचे जो बर्फीले तूफान के बीच अकेला खड़ा था। घर पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमले के बाद वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा हो। मोरिचुक सबसे पहले अंदर गया। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा और जब उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो उसने अपने साथियों को अंदर बुला लिया। अंदर आते ही सबकी नजर मेज पर रखी वोडका और खाने पर पड़ी। मोरिचौक ने ठंड से जमी हुई बोतल उठाई और पीने ही वाला था कि तभी कोस्तिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सख्त आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? हमें यह नहीं पीना चाहिए। गुस्से में मोरिचौक बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा? तभी डेड बीच में आया और बोला, हाँ, तुम सच में मर जाओगे। डेड ने सबको समझाया कि यह जर्मन सैनिकों की चाल है। वे ऐसे खाली घरों में जहरीला खाना और शराब छोड़ जाते हैं ताकि भूखे रूसी सैनिक उन्हें खाकर मर जाएं। जर्मनों की यह क्रूर हरकत जानकर सबका खून खौल उठा। कुछ देर बाद डेड और पोलित्रुक ने घर के कोनों की जांच शुरू की। पीछे की तरफ उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। जैसे ही वे अंदर गए उनकी सांसें थम गईं। वहां कई लोगों की लाशें पड़ी थीं। वे उसी घर में रहने वाले लोग थे। दोनों ने चुपचाप उन लाशों को पास पड़ी पुरानी चादर से ढक दिया और वापस ऊपर आ गए। दूसरी तरफ कैप्टन ब्राउन और उसकी टीम बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। क्लाइन ब्राउन को बता रहा था कि रेड घोस्ट अब तक कितने सैनिकों को मार चुका है और उसे किन किन गांवों में देखा गया है, लेकिन कैप्टन ब्राउन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अचानक क्लाइन की बात काटते हुए पूछा, क्या तुम्हें जकूजी पसंद है? क्लाइन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, नहीं सर,
मुझे जकूजी पसंद नहीं है। यह सुनकर ब्राउन हंस पड़ा और बोला, मुझे तो बहुत पसंद है, शायद रेड घोस्ट से भी ज्यादा। क्लाइन समझ गया कि ब्राउन लड़ाई से ज्यादा अपने शौक में दिलचस्पी रखता है। उसने ब्राउन को बताया कि पास के गांव में एक पुराना लेकिन शानदार स्नानघर मौजूद है। उसे पूरा यकीन था कि वहां कोई दुश्मन नहीं होगा। इधर रूसी सैनिकों ने फैसला किया कि वे पास के गांव में जाकर खाने और लकड़ियों का इंतजाम करेंगे। वेरा की तबीयत ठीक नहीं थी, वह गर्भवती थी, इसलिए उसने घर पर ही रुकने का फैसला किया। डैड ने मोरिचौक को आदेश दिया कि वह वहीं रुके और वेरा की सुरक्षा करे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, बाकी सैनिक गांव की तरफ बढ़ गए। उधर खतरा अब वेरा के सिर पर मंडरा रहा था। वेरा घर के अंदर आराम कर रही थी, तभी दरवाजे के पास जूतों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा, जर्मन सैनिक घर की तरफ आ रहे थे। एक पल भी गंवाए बिना वह दौड़ी और एक बड़े संदूक के नीचे छिप गई। अब उसी घर में कैप्टन ब्राउन और क्लाइन मौजूद थे। क्लाइन ने मेज पर रखा जहरीला खाना ब्राउन को दिखाते हुए कहा, यह हमारा सबसे खतरनाक हथियार है। कई रूसी सैनिक इस खाने की वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन ब्राउन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजरें किसी और चीज को ढूंढ रही थी। उधर मोरिचौक भागता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा। उसने नेता को बताया कि जर्मन सैनिक घर में घुस चुके हैं। यह सुनते ही पोलित्रुक गुस्से में उस पर टूट पड़ा, क्योंकि वह वेरा को अकेला छोड़कर भाग आया था। मोरिचौक ने सफाई देते हुए कहा, मैं सिर्फ बाहर शौच के लिए गया था, तभी मैंने जर्मनों को आते देखा। मैं अकेला उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए तुम सबको बताने भाग आया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था, उन्हें वेरा को बचाने का रास्ता निकालना था। सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और जंगल से जर्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। घर के बाहर नाजी सैनिकों ने एक स्नान घर तैयार किया ताकि कैप्टन ब्राउन आराम कर सके। इसी दौरान सैनिकों की नजर खेत में घूम रहे एक सुअर पर पड़ी। वे मजे के लिए उसके पीछे भागने लगे, लेकिन तभी कैप्टन ब्राउन ने अपनी बंदूक उठाई और सुअर के सिर में गोली मार दी। उसने कहा, यह हमारा खाना है और मुझे खाने के साथ खेलना पसंद नहीं। वेरा अपनी छिपने की जगह से चुपचाप जर्मन सैनिकों को देख रही थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो वह पकड़ी जाएगी। दूसरी तरफ सिंपलटन डैड के पास आया और धीरे से पूछा, कोस्तिया की आंख को क्या हुआ था? डैड ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले कोस्तिया ने मेरे बगीचे से एक सेब चुराया था। गुस्से में मैंने हवा में गोली चला दी। वह डर कर भागा, लेकिन फिसल गया और एक तेज चाकू उसकी आंख में घुस गया। ये बताते हुए डैड की आवाज भर आई। वह दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा था। उसी दौरान क्लाइन ने ब्राउन को चेतावनी दी, रेड घोस्ट इसी इलाके में घूम रहा है। लेकिन यह सुनकर भी कैप्टन ब्राउन के चेहरे पर डर नहीं था, मानो वह खुद मौत का इंतजार कर रहा हो। यह सुनते ही ब्राउन गुस्से से भड़क उठा। वह क्लाइन को बुरी तरह अपमानित करने लगा, मानो अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा हो। उसी दौरान एक दूसरे सैनिक को संदूक के नीचे से हल्की सी हरकत महसूस हुई। जब उसने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर वेरा छिपी हुई थी। गुंथर घबरा गया, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा और चुपचाप वेरा को बाहर निकाल देगा। लेकिन कैप्टन ब्राउन की तेज नजरों से कुछ भी छिप नहीं सका। गुंथर उसे झूठ नहीं बोल पाया। उसने घबराते हुए कह दिया, यहाँ कुछ छिपा हुआ है। ब्राउन ने वेरा को पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। गुंथर अनुवादक का काम कर रहा था। उसने धीरे से वेरा से कहा, डरो मत, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेरा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं 8 महीने की गर्भवती हूँ, यह घर मेरा है। लेकिन तभी क्लाइन की नजर कमरे में रखी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में कहीं भी वेरा नहीं थी। डरते हुए वेरा बोली, मैं पास के गांव से हूँ, मेरे पास यहाँ छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। क्लाइन को कमरे के कोने में वेरा की सैन्य वर्दी और उसका पहचान पत्र मिल गया। अब वेरा की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे मत मारो। लेकिन क्लाइन ने बेरहमी से उसे मुक्कों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। गुंथर यह सब देख नहीं पाया। वह डर और बेचैनी में बाहर भाग गया। कुछ देर बाद क्लाइन वेरा को खून से लथपथ हालत में घसीटते हुए बाहर ले आया। जंगल से यह सब देख रहे रूसी सैनिकों के चेहरों पर डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डैड ने भारी आवाज में कहा, हम उसे नहीं बचा सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी सिंपलटन अचानक आगे बढ़ गया। मोरिचौक ने उसे जाते देखा और वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों ने मिलकर खाई में छिपे 3 जर्मन सैनिकों को मार गिराया। उधर क्लाइन अब वेरा को फांसी देने वाला था, लेकिन एक बूढ़े सैनिक ने उसका विरोध करते हुए कहा, इतना निर्दयी मत बनो, वह गर्भवती है। क्लाइन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, तो इसे गोली मार देते हैं। वेरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। उसने सीधे क्लाइन की आंखों में देखते हुए कहा, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब गुंथर ने यह बात जर्मन भाषा में अनुवाद की तो क्लाइन के हाथ कांप उठे। उसने गुस्से में गुंथर की तरफ बंदूक तानते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, इसे खत्म कर दो। गुंथर ने कांपते हाथों से बंदूक उठा ली, लेकिन तभी एक गोली आकर उस सैनिक के सिर में लगी। वह रेड घोस्ट था। बिना एक पल गंवाए रेड घोस्ट ने उनकी तरफ कई ग्रेनेड फेंक दिए। जोरदार धमाकों से पूरा इलाका हिल उठा। उसी अफरा तफरी में वेरा को मौका मिल गया और वह भागकर नदी के पार चली गई। इसके बाद रूसी सैनिकों ने भी हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ गोलियां चलने लगीं और चीखें गूंज उठी। रेड घोस्ट और रूसी सैनिकों ने मिलकर कई जर्मन सैनिकों को मार गिराया। उधर कैप्टन ब्राउन डरकर स्नान घर में छिप गया था। जैसे ही रेड घोस्ट अंदर पहुंचा, उसने क्लाइन को पकड़ लिया, लेकिन क्लाइन ने उबलता हुआ गर्म पानी रेड घोस्ट के चेहरे पर फेंक दिया। दर्द से रेड घोस्ट जोर से चीखा। उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था। क्लाइन वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलकर लकड़ी के खंभे से टकराया और बेहोश हो गया। रेड घोस्ट
घोस्ट भी लगभग बेहोशी की हालत में था। रूसी सैनिक उसे उठाकर अंदर लाए और मेज पर लिटा दिया। कुछ देर बाद चारों तरफ शांति छा गई। सभी के चेहरों पर जीत की राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जर्मनों का छोड़ा हुआ खाना खाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी वेरा को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डेड ने कहा, मुझे थोड़ा अनुभव है, हम यह कर सकते हैं। सिंपलटन भी मदद के लिए आगे आया। घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। वेरा ने एक बेटे को जन्म दिया था। उस बच्चे के जन्म से कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर सड़क पर भागते हुए जर्मन सैनिकों के सामने ब्राउन खड़ा था। उसी जनरल की बटालियन वहां पहुंच चुकी थी जिसने उसे रेड घोस्ट को पकड़ने का आदेश दिया था। लेकिन अब ब्राउन की हालत देखकर जनरल शर्म और गुस्से से भर उठा। ब्राउन की आंखों में आंसू थे, वो पूरी तरह टूट चुका था। इसी बीच रेड घोस्ट की आंखें खुली। उसने धीरे धीरे अपनी राइफल उठाई, गोलियां भरी और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रूसी सैनिक समझ गए कि दुश्मन बहुत करीब आ चुका है। उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उधर जमीन पर पड़ा क्लाइन भी होश में आ गया और लड़खड़ाते हुए भागने लगा। कुछ ही पलों में जर्मन सैनिकों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों और बमों की बारिश से आधा घर मलबे में बदल गया, लेकिन किस्मत अभी भी रूसी सैनिकों के साथ थी। इतने भयानक हमले के बावजूद कोई भी रूसी सैनिक नहीं मरा। रूसी सैनिकों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। वेरा चूल्हे के पीछे छिप गई, जबकि बाकी सैनिक अपने हथियारों से दुश्मनों पर गोलियों की बारिश करने लगे। इसी बीच डेड अचानक भावुक हो गया। उसने कोस्टिया से अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगी और कहा, अब तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जैसे ही जर्मन सैनिक करीब आए, रेड घोस्ट ने बिजली की रफ्तार से कई दुश्मनों को मार गिराया। फिर उसने एक बम सीधे उनके कमांडर की तरफ फेंक दिया। डेड ने भी कई जर्मनों को मौत के घाट उतारा, लेकिन तभी एक गोली सीधे उसके सीने में लगी और उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ एक गोली पोलित्रुक के चेहरे पर लगी, जिससे उसका जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया। लेकिन मोरिचौक ने उसे पकड़कर जोर से उसके चेहरे पर धक्का मारा और उसका जबड़ा वापस अपनी जगह पर बैठा दिया। इसके बाद उसने उसे वोडका की बोतल पकड़ा दी। अब पोलित्रुक पूरी तरह नशे में था, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाई, वह मौत का फरिश्ता बन गया। उसने 4 जर्मन सैनिकों को मार गिराया, लेकिन तभी ब्राउन की गोली ने उसे भी खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद मोरिचौक भी एक ग्रेनेड के धमाके में मारा गया। इसी बीच ब्राउन ने कोस्टिया पर गोली चला दी और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। अब सामने सिर्फ रेड घोस्ट और ब्राउन थे। दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, लेकिन फिर ब्राउन ने उसे हाथों से लड़ने की चुनौती दी। दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए और आमने सामने भिड़ गए। भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार रेड घोस्ट ने ब्राउन को मार डाला। उसने अपना तेज चाकू ब्राउन के पेट में घोंप दिया। ब्राउन का खून पानी की तरह बहने लगा और दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। रेड घोस्ट ने राहत की सांस ही ली थी कि तभी पीछे से एक गोली चली। क्लाइन ने उसकी पीठ में गोली मार दी। रेड घोस्ट कुछ कदम चला और फिर जमीन पर गिर पड़ा। अब क्लाइन मुस्कुराते हुए वेरा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी स्नाइपर ने एक ही गोली में क्लाइन का काम तमाम कर दिया। अंत में सिर्फ वेरा और सिंपलटन ही जिंदा बचे। दोनों किसी तरह उस बच्चे के साथ बच निकले। कुछ दिनों बाद वही अभिनेता और उसकी पत्नी, जिन्हें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, एक और मुश्किल में फंस गए। जर्मन सैनिकों ने अभिनेता को पकड़ लिया था। पूरा गांव डरा हुआ खड़ा था। तभी जर्मन अधिकारी जोर से चिल्लाया, जिसने भी रेड घोस्ट को देखा है सामने आ जाए, वरना इस आदमी को मार दिया जाएगा। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने कुछ नहीं कहा। तब जर्मन अधिकारी बोला, उसने बच्चे को उठा लिया और उसे गोली मारने की धमकी देने लगा। अब अभिनेता उसकी इस बेरहमी को देखकर चुप नहीं रह सका। अब उसे मौत का डर नहीं था। वह खुलेआम जर्मन सैनिकों को गालियां देने लगा। यह सुनकर अधिकारी गुस्से से भड़क उठा और उसने आदेश दिया, इसे गोली मार दो। लेकिन तभी अचानक एक स्नाइपर की गोली चली। पलक झपकते ही जर्मन कमांडर और उसके कई सैनिक मारे गए। वह स्नाइपर धीरे धीरे मरे हुए जर्मन सैनिकों के पास जाने लगा। वह उनके बैज और हथियार उठाने लगा। जब अभिनेता ने उसे ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि वह असली रेड घोस्ट नहीं है, वह कोई और था। फिल्म के आखिर में सच्चाई सामने आती है कि वह स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि कोस्टिया था। असली रेड घोस्ट की मौत के बाद अब वही नया रेड घोस्ट बन चुका था और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे